हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोठारी क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है कोठारी क्लासेस में। और ये हमारे पास पेपर है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपका एग्ज़ाम हो चुका है और आज हम यहाँ पर आपको इस एग्ज़ाम का सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, देखिए ट्यूशन सेंटर में जहाँ हम पढ़ाते हैं वहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चंस अभी 2 दिन पहले मैंने बच्चों को लिखवा दी थी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स में से पूछे जाने वाले हैं या फिर जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में से पूछे जाने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स हमने डिस्कस करा था और मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने क्वेश्चंस लिखवाए थे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के उन क्वेश्चंस के बाहर से जो पैटर्न मैंने बताया था या जिस तरीके के क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे, उन क्वेश्चंस के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आप हमारे नोट्स, जिन बच्चों ने हमसे नोट्स परचेज़ करे हैं, जिनके पास हमारे नोट्स पहुंच चुके हैं, जो हमसे यूट्यूब के थ्रू क्लासेस ले रहे हैं, वो बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हैं कि नोट्स के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। पॉलिटिकल साइंस का तो पूरा का पूरा पेपर एज इट इज छाप दिया था जो कि हमने नोट्स में से दिया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नोट्स में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए हम शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने जो अपने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं उसमें भी मैंने पहला क्वेश्चन ये लिखवाया था कि डिस्टिंग्विश द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड वेरिएबल। तो यहाँ पर जो दे रखा है कि स्टॉक चर तथा प्रवाह चर के बीच में अंतर बताइए। मैंने ये वाला क्वेश्चन अपने नोट्स में भी लिखवाया था और वहाँ पर मैंने लिखवा दिया था कि स्टॉक जो होता है वो एक समय बिंदु पर मापा जाता है, जबकि प्रवाह क्या होता है वो मात्रा है जो कि समय अवधि में मापा जाता है। समय अवधि और समय बिंदु का डिफरेंस आपको वीडियोस में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई भी 3 पॉइंट लिख देना। यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी 3 पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं स्टॉक का समय काल नहीं होता जबकि प्रवाह का समय काल होता है। और तीसरे में आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तो स्टॉक का जो एग्जाम्पल हो सकता है वो संपत्ति हो जाता है, ठीक है, और मुद्रा की मात्रा हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि टंकी में भरा हुआ जल भी स्टॉक है। ठीक है, अगर प्रवाह की बात होती है तो इनकम में चेंज देखने को मिलता रहता है तो वो प्रवाह है। गति, स्पीड हो गया, नदी में बहने वाला जल हो गया, या फिर जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो भी आपका प्रवाह के अंदर गति आता है। चलिए ये तो हो गया वो। दूसरा हो गया उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं के बीच में अंतर लिखवाइए। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे पूछा गया। उपभोक्ता वस्तुएं वो वस्तु होती हैं जिनका उपभोग सीधे तौर पर मध्यम वर्गीय परिवार वाला करता है, उपभोग कर जाने वाली वस्तु होती है। जबकि पूंजीगत वस्तुएं खास करके मशीनरी होती है, महंगी वस्तुएं, ये अमीर वर्ग के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इस तरीके से मैंने इसका आंसर लिखवा रखा है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था का दूसरा जो क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रखा है, मैं आपको एक सॉल्यूशन करा देता हूँ। ये जो हमारा एक क्वेश्चन आया दूसरे नंबर का, देखिए 3 नंबर में 2 नंबर में बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या दे रखा है, उसने ऐसे बोल रखा है कि y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई का नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का। y यहाँ पर c जो दे रखा है, यहाँ पर c यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 200 प्लस 0.75 y, 200 प्लस 0.75 y, और प्लस i की वैल्यू दे रखी है 500। तो हम इसे इधर ले जा लेंगे यहाँ पर, तो y माइनस 0.75 y, देखिए इस तरीके से हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 200 और 500 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 0.25 y इज इक्वल्स टू 700, और y इज इक्वल्स टू 700 अपॉन में 0.25, पॉइंट हटा कर 00 लगा दिया और इसे काटेंगे तो कितना जाएगा 2800। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2800। इस तरीके से 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका मल्टीप्लायर चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की वैल्यू 0.5 है। यदि निवेश है 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाती है तो राष्ट्रीय आय में कितने की वृद्धि होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एमपीसी की वैल्यू दे रखी है 0.5, एमपीसी 0.5, तो एमपीएसबी कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। इससे हम के निकाल लेंगे, के इज इक्वल्स टू 1/0.5, काटेंगे तो 2 आ जाएगा। के हो गया हमारा 2। अब देखिए उसने क्या बोल रखा है, उसने बोल रखा है कि यदि निवेश में 1000 करोड़ की वृद्धि होती है। निवेश कितना है 1000 करोड़, लगाया है पैसा 1000 करोड़, डेल्टा आई हमारे पास है 1000 करोड़ रुपए, डेल्टा आई 1000 करोड़ रुपए है, और डेल्टा वाई उसने पूछा है कितना हो जाएगा। तो के की फॉर्मूला भी यही होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के की वैल्यू 2 है, डेल्टा वाई हमें नहीं पता है, डेल्टा आई हमारे पास 1000 रुपये, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा 2000। सीधा सीधा है ना, गुणक कितना दे दिया 2 दे दिया, गुणक 2 दे दिया तो इसका मतलब क्या है, अगर गुणक 2 दे दिया तो इसका मतलब है कि आपके जितना भी पैसा लगाएंगे उससे दुगनी रकम आपकी होने वाली है। तो दुगनी रकम हो गई है, यहाँ पर आपने क्वेश्चन में बता ही दिया है कि दुगनी रकम होने वाली है, तो यस यहाँ पर दे दिया है कि दुगनी रकम हो जाएगी। तो 1000 का कितना हो जाएगा 2000 रुपये हो जाएगा, काम खत्म हो गया यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या औसत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 1 से अधिक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। एपीसी 1 से ज़्यादा हो सकता है। हाँ, एपीसी 1 से ज़्यादा तब हो सकता है जब इनकम 0 हो, उस समय हम कंजम्पशन
जो कर रहे होते हैं वो सेविंग से कर रहे होते हैं। सेविंग नेगेटिव होता है। जब सेविंग नेगेटिव है तो एमपीसी ऑब्वियस सी बात है कि एक से अधिक होगा, क्योंकि एमपीसी और एपीसी और एपीएस को मिलाकर के एक बनाना है। तो अगर एपीएस नेगेटिव है तो एपीसी एक से ज्यादा होगा। ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया, 2 नंबर का ही पूछा है। आर्थिक आधारिक संरचना और सामाजिक आधारिक संरचना के बीच में अंतर बताइए, यह एक दूसरे से कैसे निर्भर है। बेसिक सी बात है। आर्थिक आधारिक संरचना और सामाजिक आधारिक संरचना बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आर्थिक रूप से व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो सामाजिक आधारिक संरचना अपने आप ही वहाँ परिवर्तित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्षेत्र में एक उद्योग लगता है तो वहाँ की सड़कों का विकास अपने होने लगेगा, वहाँ पर स्कूल अपने आप खुलने लगेंगे, हॉस्पिटलों का निर्माण वहाँ पर अपने आप होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर लोग बसने लगेंगे, और लोग बसेंगे तो वहाँ पर सरकार की नज़र पहुंचेगी, वहाँ पर उस वर्ग की या तबके की नज़र पहुंचेगी जो वहाँ पर व्यापार करना चाहता है, बिजनेस कमाना चाहता है। तो स्कूल, हॉस्पिटल और आदि आप अपने आसपास भी देखेंगे, आपके क्षेत्र का डेवलपमेंट भी इसी तरीके से हुआ है। तो हम कहेंगे कि आर्थिक रूप से अगर वहाँ पर वृद्धि देखने को मिल रही है, अमीर लोग अगर वहाँ पर पहुँचने लगे हैं, तो वहाँ पर वो सारे काम अपने आप ही होने लगेंगे जो कि सामाजिक आधारिक संरचना से जुड़े हुए हैं। हॉस्पिटल भी वहीं पे बनने लग जाएंगे, स्कूल लोगों को मुहैया हो जाएंगे, डिस्पेंसरीज बनने लगेंगी, लाइब्रेरी ओपन होने लगेंगी, वो सारी सुविधाएं धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचनी शुरू हो जाएंगी, बिजली, पानी आदि चीज़ें भी। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योग लगाए जाएँ, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का भी अच्छे प्रकार से विकास हो सके। और वो किसकी देखरेख में हो? सरकार की देखरेख में हो, ताकि उनका शोषण ना किया जाए। चलिए, कृषि रसायन जैसे रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अनुचित प्रयोग किस प्रकार से भूमि अवक्षय का कारण होता है? हमने ये पहले भी पढ़ा था कि सरकार के द्वारा कृषि रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से सरकार, इन द सेंस कि सरकार उन तक वो सब चीज़ें मुहैया नहीं करवा पाती थी पहले, जब हमने बात करी थी। इसीलिए तो आपने ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी ना 1966 में, कि हाँ जी हमें हरित क्रांति लेकर के आनी है। यही रीज़न था, है ना। और इसके बाद ही हमने वहाँ पर फिर HIV सीड्स और आदि चीज़ों का इस्तेमाल शुरू करा। उससे पहले क्या होता था कि हम कीटनाशक या ऐसे रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते थे, जिससे इंसानों को भी स्किन से जुड़ी हुई समस्या हो जाती थी और भूमि तो पूरी तरीके से नाश हो जाता था। ये हमने फर्स्ट टर्म में भी पढ़ा था, जब हमें नील की खेती, अफीम की खेती करने पर मजबूर कर दिया था अंग्रेजों ने। उसके बाद हमारी भूमि बंजर हो गई थी। उनके द्वारा जो रसायनों का इस्तेमाल किया था उससे उत्पादन तो ज़्यादा मात्रा में होता था, लेकिन हमारी भूमियाँ बंजर होती जा रही थी। और वहाँ ये भी बोला जाता था कि व्यावसायिक खेती की ओर हमारे किसानों का ज़्यादा रुचि होने की वजह से एक समस्या देखने को मिली कि हमारे यहाँ पर ज़मीन बंजर होती चली गई। किसान तो पैसा कमा रहा था, लेकिन ज़मीन बंजर होती चली गई थी उस समय। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आधारिक संरचना उत्पादन को बढ़ावा देती है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, हम इस बात से सहमत हैं। अगर मान लीजिए सड़कें बेहतरीन मात्रा में हैं, बिजली पूरी तरीके से प्रोवाइड कराई जा रही है, खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं, पानी की खासकर की व्यवस्था है, तो उस क्षेत्र में उत्पादन में आने वाली जो हार्डल्स हैं, समस्याएं हैं, वो अपने आप ही हट जाती हैं। तो इसीलिए आधारिक संरचना जितनी बेहतर होगी, उत्पादन उतना ही ज़्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं। डिस्कस भी करा हुआ है, क्लास में डिस्कस करे हुए क्वेश्चन नहीं है, एज इट इज डिस्कस करें। अनैच्छिक बेरोजगारी, पूर्ण रोजगार का अर्थ बताइए। अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब होता है ऐसी बेरोजगारी जो व्यक्ति तो बेरोजगार होना चाहता नहीं है, लेकिन उसे रोजगारी नहीं मिल रहा है, तो अनैच्छिक बेरोजगारी हो गई वो। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया कि पूर्ण रोजगार से क्या अर्थ है। पूर्ण रोजगार की एक डेफिनेशन हमने लिखवा रखी है। उस डेफिनेशन में लिखवाया हुआ है कि उत्पादन के सभी संसाधनों को पूर्ण रूप से रोजगार मिल रहा हो और उनका पूर्ण रूप से प्रयोग भी हो रहा हो, इसे पूर्ण रोजगार की अवस्था कहते हैं। बुक में एक जगह इसके बारे में बोला गया है कि ये एक मिथ होता है, मतलब पूर्ण रोजगार की अवस्था को प्राप्त करना बिल्कुल ही ना के बराबर है। आपके स्कूल में मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स के टीचर की वैकेंट पोजीशन है, तो इसका मतलब कि आपके स्कूल में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई जा रही? नहीं, वो कैसे ना कैसे उसको पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया जाता है, किसी ना दूसरे टीचर से पढ़वा लिया जाता है, कुछ भी ऐसा कर लिया जाता है जिससे कि वो रोजगार की अवस्था को प्राप्त कर लिया जाए। यानी कि हमेशा पूर्ण रोजगार के स्तर पे ही उत्पादन होता है। आप चाहते हैं कि 8 घंटे पढ़ाई करें, लेकिन आप नहीं कर पाते, तो जो आपका है वो फुल सेटिस्फेक्शन वाली बात हो जाती है कि आप संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। नहीं भी है तो पेपर देने तो जाएंगे ही ना, तो ऐसी अवस्था सरकार मान के चलती है, तो इसे पूर्ण रोजगार कहते हैं। कह रहा है समग्र मांग को परिभाषित कीजिए। समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड को परिभाषित कीजिए। एडी क्या होता है, इसके घटक क्या होते हैं, C+I से मिलकर के बनता है। एग्रीगेट डिमांड के बारे में यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, ये लिख देना था आपको, इसके बारे में लिखना था बस कुल मिलाकर के। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करें और तुलना करें। तुलना कैसे करें भैया? ये देखिए कि यहाँ पर क्या स्थिति है, बिल्कुल भी बढ़िया स्थिति नहीं है सब भारत की। क्या बता रखा है कि 2018 के हिसाब से शिशु मृत्यु दर, हमारे यहाँ पर शिशु मृत्यु दर कितनी है जी? 30 है। 1000 पे 30 बच्चों की मौत हो जाती है। शिशु इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात कर रहा है यहाँ पर ये, जबकि चाइना में 7.4 है, अमेरिका में 5.6 है। ठीक है, चलो ये हमसे आगे बढ़े कर देश है, लेकिन ये देखिए ना श्रीलंका में भी 6.4 है। ये बात बहुत बताई गई है कि इनमें जनसंख्या कम होने की वजह से ऐसा देखने को मिलता है कि जनसंख्या कम होने की वजह से हम क्या करते हैं, इन क्षेत्रों में ज़्यादा पैसा लगा पाते हैं प्रति व्यक्ति की अगर बात करें,
ठीक है, लेकिन भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो भारत की तो चाइना की भी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी देखिए चाइना में कोविड प्रोटोकॉल जो बना रखे उन्होंने, ज़ीरो ज़ीरो कोविड केस वाली पॉलिसी अपना रखी है कि जब तक ज़ीरो नहीं आता तब तक केस टेस्ट हम करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, और मास्क और ये सारी चीज़ों में हम रिलैक्सेशन नहीं देने वाले हैं। जबकि भारत में देखो, अभी आप हाल फिलहाल अगर हैं दिल्ली में, तो 20,000 केस के आसपास भी थे, तो मास्क पहनने को लोग तैयार नहीं थे। 20,000 पर डे के हिसाब से केस आ रहे थे, तब भी मास्क पहनने को तैयार नहीं थे। और अभी चाइना में 3,000 केस आए हैं, तो उन्होंने अपने यहाँ पर एक पॉलिसी बना दी है जिसके तहत उन्होंने बोल दिया है कि हम दोबारा से उस एरिया में पूरा लॉकडाउन लगा करके टेस्ट दोबारा करेंगे, हर एक बच्चे का, हर एक व्यक्ति का टेस्ट दोबारा करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर शिशु मृत्यु दर, भारत जैसे देश में शिशु मृत्यु दर ज़्यादा हो जाती है। ये जिम्मेवारी हमारी भी है, सिर्फ सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा ना। अगला है 5 वर्ष के नीचे की मृत्यु दर। यहाँ पर हम बताएंगे कि 5 वर्ष से नीचे की शिशु मृत्यु दर में भी हम बहुत ही ज़्यादा आगे। देखिए जरा, 37 लोगों की हमारे यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, जबकि चाइना, अमेरिका और श्रीलंका में ऐसा नहीं देखने को मिलता। श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ पर मलेरिया मुक्त है, बारिश लगातार नॉन स्टॉप इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर होती है, फिर भी वो मलेरिया मुक्त देश है, हमारे पड़ोसी बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं कितना हाइजीन, मतलब इतना ज़्यादा साफ सफाई को ध्यान रखने वाला देश है श्रीलंका। इस वजह से ही ये हो पाया कि वो हमारे यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, या फिर 5 साल से कम बच्चों की जो हम यहाँ पर देख रहे हैं डेथ में, उसमें भारत से कई बेहतर स्थिति में देखने को मिल रहा है ना। और यहाँ तो देखिए उसने चाइना को भी पछाड़ दिया है, अगर हम देखें 8.6 और यहाँ पर 7.4 है। अगला जो यहाँ पर बता रखा है कि प्रशिक्षित, अगला जो पॉइंट है, प्रशिक्षित परिचारिका द्वारा जन्म का कुल प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लगभग हम एक जैसे चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर मृत्यु दर पे हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं पा पाए हैं। अभी भी हमारे यहाँ की स्थिति ऐसी, यहाँ पहले और बद से बदतर स्थिति, 200 तक हमारे यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो शिशु मृत्यु दर पहुँच जाती थी। लेकिन अभी जो है, अभी स्थिति अभी भी हमारे यहाँ पर दूसरे देशों की तुलना में बहुत ही खराब चल रही है। ये कंपैरिजन है, तुलना। यहाँ पर पाकिस्तान की बात नहीं की गई है, जो हमारी किताब में लिखा हुआ था वहाँ पे भारत, चीन और पाकिस्तान लिखा हुआ था, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे 2-3 पॉइंट और दे रखे हैं। यहाँ पे प्रतिरक्षा शिशु डीडीपी का औसत दे रखा है। देखिए बाकी सब में अगर हम यहाँ पर देखें, फिर भी स्थिति बेहतर देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर जीडीपी का कितना प्रतिशत आप अपना खर्च कर रहे हैं हिस्सेदारी, तो 3.7। पूरी जीडीपी का सिर्फ 3.7% हम स्वास्थ्य पे खर्च हो रहे हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है ना शिशु मृत्यु दर। अमेरिका को देखिए 17% खर्च करता है। अमेरिका अपनी कुल संपत्ति का 17% खर्च कर देता है, कुल जीडीपी का 17% खर्च कर देता है अपना स्वास्थ्य पर। चाइना भी 5.7% करता है और श्रीलंका 3.9% करता है, लेकिन हम श्रीलंका के बराबर ही चल रहे हैं प्रतिशत के हिसाब से। 17%। देखिए अमेरिका कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। देखिए अगला पॉइंट हो गया जेब के बाहर का व्यय स्वास्थ्य पर वर्तमान व्यय के प्रतिशत के रूप में। तो यहाँ पर बोला गया है कि हम 65% और 36%, 11% और 50% लगभग बराबर चल रहे हैं हम और श्रीलंका। चाइना और आपके अमेरिका की स्थिति फिर भी थोड़ी बेहतर है। एक्सपेंडिचर किस चीज़ पे? करंट हेल्थ सेक्टर पे, सरकार के अलावा जो हम खर्च कर रहे हैं उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत में 20 साल में विकास करने और चीन के मुकाबले करने में सक्षम है रिपोर्ट। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट दे दी गई है और बोला है कि पुणे के स्थित बुद्धिजीवियों द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि चीन की दौड़ती आर्थिक गतिविधि के बावजूद भारत के अगले 20 वर्षों में बहुत तेजी से विकास हासिल करने की संभावना है, जिससे कि अपने विशाल उत्तरी पड़ोसी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। और यहाँ पर अब आगे ये कहानी बोलने के बाद उसने पूछा है कि एक संतान नीति, एक क्वेश्चन पूछा गया, चीन में लागू की गई एक संतान नीति का निहितार्थ क्या है। तो बहुत आसान सा आंसर है इसका कि चीन ने अपने यहाँ पर एक संतान नीति को लागू कर दिया था। और चीन में जो एक संतान नीति लागू हुई थी उसका रीज़न ये था कि वहाँ पर रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे और डिमांड ज़्यादा होती जा रही थी। तो उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ पर सरकारी संस्थानों में आपको वो सुविधाएं नहीं दी जाएंगी अगर आपके यहाँ पर एक से ज़्यादा संतान होगी। लड़का हो लड़की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर आपके यहाँ पर एक से ज़्यादा संतान है तो आपको सरकारी नौकरी से वरीयता, जो आपको सरकारी नौकरी में आपको मौका नहीं दिया जाएगा पहली चीज़, और आपको सरकारी पॉलिसीज़ में भी हिस्सेदार नहीं माना जाएगा। तो एक संतान नीति इसलिए बनाई थी क्योंकि वहाँ पर संसाधनों का बहुत अधिक इस्तेमाल हो रहा था और उन्हें ज़्यादातर जो है आयात पर निर्भर होना पड़ रहा था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है आपका महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति यानी कि प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। देखिए ये बहुत आसान सा है। इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है, ये जो आंदोलन था या फिर ये जो नीति थी, ये क्रांति थी, ये माओ द्वारा लेकर के आई थी। ठीक है ना, चाइना में माओ द्वारा ये नीति आई थी और ये कब शुरू की गई थी? 1966 में शुरू की गई थी और 10 साल तक ये नीति चली। और इसने क्या करा था? सामाजिक ढांचे में कई बड़े परिवर्तन करे थे। एक तरीके से सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था, है ना, जो कि माओ द्वारा लेकर के आए थे।
ठीक है, सांस्कृतिक आंदोलन जो कि माओ द्वारा भारत चाइना में लिया गया था, इसे हमने क्या बोला, महान सरबराह सांस्कृतिक क्रांति बोला। ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, तो जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। भारतीय निवासियों द्वारा भारत में स्थित चीनी दूतावास में कार्य करने, भारतीय निवासी क्या कर रहा है, भारत में स्थित एक चीनी दूतावास में काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये किसका क्षेत्र आता है, घरेलू भाग भारत का है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। सैलरी कौन देना है इन्हें, चाइना दे रहा है, तो ये विदेशों से आई हुई साधन आय इसे राष्ट्रीय में शामिल किया जाएगा, विदेशों से आया हुआ पैसे के रूप में, ठीक है ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दूसरा पॉइंट बोल रहा है भारतीय बैंक द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं से अर्जित लाभ, भारतीय बैंक मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाइना में स्थित है, अब चाइना में वहाँ पे उसने लाभ अर्जित करा, तो लाभ पैसा लेकर 1000 रुपये लेकर के आप चाइना गए, मान लीजिए आप बैंक नहीं है, 1000 रुपये लेकर के आप चाइना गए और वहाँ से 1500 लेकर के यहाँ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका बेसिक मतलब है कि आप 500 रुपये उनसे कमा करके आ गए हैं। जब आप उनसे 500 रुपये कमा करके आ गए तो उनकी घरेलू आय कम कर दी और अपनी राष्ट्रीय आय बढ़ा दिए, तो यह भारतीय बैंक को जो विदेशों से अर्जित लाभ है इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त धनराशि, पुरानी वस्तुओं से बिक्री से प्राप्त धनराशि को कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि दोहरी गणना की समस्या हो जाती है। जब उत्पादन हुआ नहीं है तो दोबारा से उसकी पैसा क्यों जोड़ लिया जाएगा राष्ट्रीय आय में। अगला बोल रहा है अत्यधिक मांग की अवधारणा को समझाइए, इसे ठीक करने के लिए बैंक दर की भूमिका को बताइए। 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने ये कराते टाइम ही बता दिया था कि 100% आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसे बोलते हैं अत्यधिक मांग की अवस्था। ये है अत्यधिक मांग की अवस्था, ये देखिए, ये अत्यधिक मांग, ये मांग नहीं होनी थी, ये अत्यधिक मांग हो गई है, मांग अधिक हो गई है। अधिक मांग को कम करने के लिए रेपो रेट में क्या परिवर्तन करने चाहिए, रेपो रेट को सीधा सीधा बढ़ा देना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। रेपो रेट को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, बैंक दर को बढ़ा दिया जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ बैंक दर, बैंक दर को बढ़ा दिया जाएगा, बैंक दर को बढ़ा दिया जाएगा तो इसकी वजह से वाणिज्यिक बैंक अब कम उधार ले पाएगा केंद्रीय बैंक से। जब केंद्रीय बैंक से वाणिज्यिक बैंक कम उधार ले पाएगा तो वाणिज्यिक बैंक भी अपनी ब्याज दर को बढ़ा देगा, ब्याज दर को बढ़ा देगा तो लोग अब वाणिज्यिक बैंक से पहले की तुलना में कम उधार लेंगे, कम उधार लेंगे तो मांग भी कम करेंगे। इस प्रकार से अत्यधिक मांग की अवस्था को कंट्रोल में ले लिया जाएगा। 4 पॉइंट बताए थे मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत, बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन। और मैंने आपको बोल दिया था कि आपके पेपर में अगर बैंक रेट आ गया है, सीआरआर आ गया, एसएलआर आ गया तो मान लीजिए आपका पेपर आसान आया है, और अगर आपके पेपर में ओपन मार्केट ऑपरेशन पूछ लेता तो आपका पेपर टफ आया है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि आपका पेपर बहुत ही आसान है, क्योंकि बैंक रेट पूछा है, बहुत ही हलवा सा, बहुत ही आसान सा पॉइंट था, बैंक रेट पूछा है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल यहाँ देख लेते हैं, एक साथ दे रखा है इंग्लिश वाला पेपर में, यहाँ पर जो दे रखा है इसे देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि एनएफआईए ज्ञात कीजिए। एनएफआईए ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है, सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पे पूछा है एनएनपीएफसी ज्ञात कीजिए, राष्ट्रीय पूछा है ना, तो एनएनपीएफसी निकालेंगे। एनएनपीएफसी निकालने का तरीका क्या होता है, कर्मचारी का पारिश्रमिक, 50 मिश्रित आय और एनएफआईए को जोड़ लिया जाएगा। कर्मचारी का पारिश्रमिक कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है 800 रुपये, आप सीधा सीधा जोड़ देंगे। 800 रुपये में आप क्या जोड़ेंगे, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया है, तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के बाद जुड़ेगा आपका 50 दिशेष। 50 दिशेष कितना दे रखा है, 50 दिशेष दे रखा है अलग अलग 350, 450 और आपका दे रखा है ये प्रॉफिट कितना 600, 350, 450, 800 और 600 कितना हो गया 1400। यहाँ पे 1400 भी जोड़ लेंगे, देखते जाइएगा मैं क्या क्या जोड़ रहा हूँ। उसके अलावा क्या जोड़ेंगे, उसके अलावा मिश्रित आय जोड़ेंगे। मिश्रित आय कितनी दे रखी है, सेल्फ एम्प्लॉयड मिश्रित आय दे रखी है 900 रुपये। इन तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है 3100 रुपये आ रहा है, और इसमें से माइनस एनएफआई है, विदेशों से शुद्ध साधन आए 50 दे रखा है, माइनस का 50 यहाँ पर कर देंगे तो कितना आया आंसर 3050 आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। कितने नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, देखिए 3 लाइन में खत्म हो गया। एक नंबर आपको इसमें फॉर्मूले का मिल जाएगा, बाकी सॉल्यूशन का मिल जाएगा। तो इस तरीके से 3 नंबर मुफ्त के 3 नंबर यहाँ पे बटे। मैंने अपने जो अभी नेशनल इनकम के जितने भी टेस्ट लिए उसमें इतना आसान क्वेश्चन नहीं दिया कभी भी, ठीक है। 4 चीज़ों को जोड़ करके आप आंसर निकाल लेंगे, इतना आसान क्वेश्चन पेपर में दे दिया इन्होंने, लेकिन मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए, थोड़ा सा इन्हें कुछ ना कुछ ट्विस्ट करना चाहिए इस क्वेश्चन में। दोहरी गणना की समस्या को हल करने के कोई 2 उपाय बताइए। दोहरी गणना की समस्या कैसे हो जाती है, दोहरी गणना की समस्या को हल करने के 2 उपाय बहुत ही आसान से हैं। जब भी दोहरी गणना होना है तो मध्यवर्ती उपभोग वस्तुओं को बिल्कुल भी उसमें शामिल ना किया जाए। पहली चीज, पुरानी वस्तुएं जो बेच रहे हैं उन्हें भी इसमें शामिल नहीं किया जाए, दोहरी गणना की समस्या से बच जाएंगे। देखिए ये एक यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ हो गई। यहाँ पर क्या हो गया है कि या तो आप ये कर दीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कर दीजिए, अथवा आ गया है, अथवा 2018-19 18 के बाद से नहीं आया शायद, 18 के बाद से अथवा में ये क्वेश्चन नहीं आया है, जबकि इस बार आ गया है। और मैंने ये क्वेश्चन लिखवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन भी लिखवाया था, ये क्वेश्चन भी लिखवाया था, ये क्वेश्चन भी लिखवाया था। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन भी लिखवाए थे, ठीक है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाए थे अभी कुछ हाल फिलहाल कुछ दिन पहले, सारे वो क्वेश्चन हैं।
यहाँ पर पूछा है व्यय विधि द्वारा राष्ट्र आय का आकलन करते समय कि कोई 3 सावधानियां बता दी। 3 क्या, मैंने 4 4 5 5 लिखवा रखी हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। हस्तांतरण जो आपका व्यय होता है, ट्रांसफर मनी, इसको कभी भी शामिल नहीं करना चाहिए। पुरानी वस्तुओं की बिक्री को इसमें कभी शामिल नहीं करना चाहिए। स्वयं के लिए अनुमानित किराया, स्वयं के लिए उत्पादित आय आदि चीज़ों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रचालन अधिशेष के घटक बताइए। प्रचालन अधिशेष यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस, लगान, ब्याज, लाभ और रॉयल्टी से मिलकर के बनता है। लाभ को भी 3 भागों में बांट लिया जाता है, अवितरित लाभ, निगम कर और लाभ कर। तो इस तरीके से आप प्रचालन अधिशेष के बारे में बता सकते हैं। 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रचालन अधिशेष के बारे में बताना है जब आपको। अब आ गया क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है विकासशील देशों की बढ़ती जनसंख्या और समृद्ध उपभोग तथा उत्पादक मानकों का पर्यावरण पर भारी दबाव डाला है। बिल्कुल सही बात है, हम बिल्कुल मानते हैं इस बात को। कैसे? देखिए, जब आप विकासशील देश तेजी से तरक्की कर रहे हैं तो वो डिमांड भी ज़्यादा कर रहे हैं। इस वजह से पर्यावरण से जो हमें संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं उनका अवक्षय हो रहा है, उनकी कमी आती जा रही है। हमारे द्वारा यानी कि गरीब देशों के द्वारा इतनी मात्रा में उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता जितना कि आपके अमीर देशों के द्वारा होता है। तो अमीर देशों के द्वारा उस वस्तुओं का प्रयोग करने के कारण, या फिर देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी जो एक समिट हुआ था जिसमें हमने बोला पेरिस जलवायु समझौता, जिसमें ये बोला गया कि विकासशील देश ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन करेंगे और विकसित देश कम मात्रा में उत्सर्जन करेंगे कार्बन का। क्यों? क्योंकि विकसित देश पहले कर चुके हैं, अब विकासशील देशों की करने की बारी है। तो विकासशील देशों के द्वारा मांग ज्यादा की जाती है, तो इस वजह से पर्यावरण पर नुकसान हो रहा है, सीधी सी बात है। दूसरा क्या है, विकासशील देशों में जनसंख्या भी ज्यादा देखने को मिल रही है, तभी तो विकासशील देश हैं। अब आप अफ्रीका की बात कर लीजिए, अपने आप चाइना की बात कर लीजिए, भारत की बात कर लीजिए, ये वो देश हैं जो कि विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। और इन देशों में जनसंख्या का दबाव भी बहुत ज्यादा बना रहता है, जिस वजह से क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इनके द्वारा मांग अत्यधिक मात्रा में की जाती है। और मांग अत्यधिक करने की वजह से मिलावट भी होती है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत सारे तरीके, ठीक है। जमीन को उपजाऊपन खत्म कर देना, क्योंकि उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में करना, जमीन को अनाज ना देना, बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन होने की वजह से भी तो ये पर्यावरण को नुकसान ही पहुंच रहा है। ऐसे बहुत सारे रीजन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट लिख करके खत्म कर दीजिए। मैंने क्लास में भी डिस्कस करा था तो बच्चों ने बताया कि उन्होंने काफी अच्छे पॉइंट लिखे हैं, मतलब अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है, एज इट इज आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो उसके हिसाब से उन्होंने काफी अच्छे आंसर लिखे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोविड महामारी के दौरान अनौपचारिक क्षेत्रों में लाखों श्रमिकों ने अपनी नौकरियों को खो दिया। अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल, जहां पर आपके रोजगार कभी भी जा सकता है। इसके बदले इनफॉर्मल के बदले जो फॉर्मल होता है वहाँ पर रोजगार आसानी से नहीं जाता, खास करके सरकारी उद्यमियों, सरकारी कर्मचारियों का। तो इसमें यहाँ पे पॉइंट पूछा गया कि आपके हिसाब से कौन सा क्षेत्र आवश्यक है, सर्जित करना आवश्यक है? यदि हाँ, बिल्कुल हाँ, तो आपकी नौकरी फॉर्मल होनी चाहिए। फॉर्मल में क्या है कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, इनफॉर्मल वालों की नौकरी चलेगी, फॉर्मल की नौकरी नहीं जाएगी। क्या फायदा उससे? हेल्थ सिक्योरिटी मिलेगी। कोविड महामारी में सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि लोगों के पास संसाधन उपलब्ध नहीं थे, पहली चीज, और लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपके पास वो सारी सुविधाएं, तो आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा होगा, आपको मुफ्त सुविधाएं मिलेंगी। आप देखिए पहले ऑक्सीजन के लिए और चीज़ों के लिए कितना भागना पड़ा, बेड के लिए कितना भागना पड़ा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप कम से कम पैसों से संबंधित समस्या से तो नहीं जूझेंगे ना। दूसरा है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, आर्थिक रूप से आप कभी घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। जॉब सिक्योरिटी एक यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं, आपकी जॉब सिक्योरिटी आपको मिल रही है, जिस वजह से आप कोविड महामारी के दौरान भी अच्छा कार्य कर पाएंगे और बेझिझक बिना परेशानी के अपना भविष्य सिक्योर पाएंगे। तो ये था आपका पूरे तरीके से पेपर, और इसमें देखिए हाई स्कोरिंग पेपर है, आप आसानी से बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। अगर आपका पेपर अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका पेपर अच्छा नहीं भी गया तो आप अभी भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, हमने एक क्रैश कोर्स शुरू करा दिया जिसमें 1.5 महीने 1 महीने के अंदर आपका कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। मैं फिर से गारंटी देता हूं, लिख करके मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूं कि जो क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं सिर्फ वो क्वेश्चन करके चले जाइए। मैक्रो इकोनॉमिक्स एज इट इज आपको वो क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स क्योंकि हम क्लास में पूरा डिस्कस करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स क्या है? इंडियन इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस और इको का मिक्सचर है, इसीलिए इसमें एज इट इज क्वेश्चन बताना मुश्किल होता है, लेकिन टॉपिक वाइज मैं बता चुका हूं कि क्या क्या क्वेश्चन या किन किन क्वेश्चन पे बनेगा। कोविड वाला क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया था कि कोविड पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, किसी भी तरीके से कोविड पे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने इवन आप लगा लीजिए यूक्रेन और रशिया में जो आपकी जंग चल रही है, हमने इस पर भी डिस्कशन करा है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल इकोनॉमी पर, और ये भी पूछ लिया हमने कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आप बता दीजिए। अगर मान लीजिए कि इसका क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जाने अनजाने में ही सही, क्या पता किसी का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हो। जैसे देखिए कोविड का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि पर्यावरण का प्रदूषण एकदम से कम हो गया था,
पर्यावरण में होने वाला जो प्रदूषण था वो एकदम कम, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, गाड़ी व्हीकल्स का इस्तेमाल इतना नहीं हो रहा था, तो आप देखिए बिल्कुल साफ हवा हो गई थी। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये अच्छी बात है, नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कोविड महामारी किसके लिए अच्छी होगी, लेकिन हाँ, हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो वहाँ पर हमने यूक्रेन वाला टॉपिक भी डिस्कस करा है। तो अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अगर सिंपल KOTHARI कोठारी क्लासेस भी अगर सर्च करते हैं टेलीग्राम पे तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, और वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं, वहाँ पर टेस्ट प्रोवाइड करा देते हैं, आप वहाँ पर डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वो सब कुछ डिस्कस हमसे कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए कि कितना हेल्पफुल रहा ये, या आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगले 2 महीने का टाइम हमारे पास, अगले 2 महीने में आपको और हमको कोठारी क्लासेस को मिल करके अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छा स्कोर करना है। 90, 95, 100 स्कोर करना है हमें इकोनॉमिक्स में, ठीक है। चलिए, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।